तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 से, जो कि हमारा होगा सॉलिड स्टेट। क्लास 12 की केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे और चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की, है ना। जो केमिस्ट्री होगा सॉलिड स्टेट। कौन सा सर? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो हम लोग ये चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो सॉलिड स्टेट है, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है ना, हम लोग समझते हैं कि किसकी स्टेट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात किस पे करेंगे? मैटर पे बात करेंगे, अर्थात पदार्थ पे बात करेंगे सर। मैटर अर्थात पदार्थ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझाना चाहते हैं कि मैटर क्या होता है, पदार्थ, है ना, क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, अर्थात मैटर किसे कहते हैं। तो समझिएगा, वह कोई भी चीज जिसके पास अपना क्या होता है, मास होता है, और जो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है उसको मैटर कहते हैं, अर्थात पदार्थ कहते हैं। मतलब कुछ भी चीजें हो जिसके पास अपना क्या हो, द्रव्यमान होगा, और जो कहीं स्थान ग्रहण करता होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग which has mass and occupies some space is called matter। वह कोई भी चीज जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उम्मीद है डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि पेन है, तो पेन में मास है और जहां रखिएगा वहां स्थान भी ग्रहण कर लेगा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि सर इसको मैटर कहेंगे। वैसी तरह से आप बोर्ड देख रहे हैं, तो बोर्ड के अंदर भी क्या है? मासेज है सर। बोर्ड भी किसी मटेरियल से मिलकर बना है तो उसकी मासेज होगा। और यहाँ देखिए, ऐसे हम लगाए हुए हैं बोर्ड को, तो ये इतना स्पेस क्या कर लिया? ऑक्यूपाइज कर लेता है। अब यहीं पर हम चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड आकर के लगा दे, जो पहले वाला जो बोर्ड पढ़ाते थे वो बोर्ड यहाँ पर लगा दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, दूसरे वस्तु के लिए स्थान अब यहाँ पर नहीं है। तो कह सकते हैं कि क्या है? पदार्थ है। अब अपने घरों में, है ना, अपने आसपास में, जैसे आप सड़क पे निकलते हैं, आप बाजार में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो बहुत सारे वस्तु को देखते हैं, तो वहां जितने भी चीजें जो दिखाई देती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? मैटर होता है। यहाँ तक जैसे कि आप पेन देख रहे हैं, तो पेन भी क्या है? मैटर है। आप टेबल देख रहे हैं, टेबल भी मैटर है। आप फैन देख रहे हैं, फैन भी क्या है? मैटर है। जिस पेन से हम लिख रहे हैं वो पेन भी, है ना, बेंच, टेबल, ये सब क्या होता है? मैटर होता है। जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बोर्ड भी क्या है? मैटर होता है। इसके साथ साथ में भाई एक चीज और बताते हैं हम आपको, जैसे एयर। देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का कि सर एयर जो हवा है वो मैटर है कि नहीं है। तो आप, है ना, इसकी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कि एयर मैटर है कि नहीं है। एयर जो होता है वो मैटर होता है सर। एयर जो होता है वो मैटर होता है। अब एयर को हम लोग मैटर कैसे कहते हैं सर? हवा तो दिखाई नहीं देता है सर। क्या हवा के अंदर मास होता है सर? क्या हवा स्थान ग्रहण करता है? बिल्कुल। हवा को हम आपको इस तरह से बताते हैं, समझिएगा। मान लीजिए, आप थोड़ी देर के मान लीजिए कि हवा स्थान ग्रहण नहीं करता है, तो आप अपने साइकिल को पंचर के दुकान पे ले जाइए और पंचर वाले भैया से बोलिए कि पंचर वाले भैया, हमारा जो साइकिल है ना, उसका जो टायर है हवा निकल गया है, आप उसमें हवा भर दीजिए। और मान लीजिए आपसे जो पंचर वाला भैया है वो पूछते हैं कि ठीक है बाबू, कितना हवा भर दे, तो आप कहिएगा कि जितना इच्छा है भर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कॉन्सेप्ट कि हवा स्थान ग्रहण नहीं करता है। तो अगर ज्यादा हवा भर दिया, पंचर वाले भैया ज्यादा हवा भर देंगे, तो अचानक क्या हो सकता है? टायर ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट क्यों हुआ सर? ब्लास्ट इसलिए हुआ कि हवा बता रहा था, हवा चिल्ला चिल्ला के बता रहा था सर, गरज गरज के बोल रहा था कि भैया टायर में जगह नहीं है, अब हमको और ज्यादा नहीं डालो इसमें। लेकिन आपने क्या कहा? आपने सोचा कि हवा स्थान ग्रहण नहीं करता है, जबरदस्ती जो है पाइप से जो है हवा देते रहे, तो स्थान न होने की वजह से क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। वैसे ही अगर आप एक बैलून लें और बैलून को आप मुंह से फूंक कर फुलाएं, तो उसमें हवा जो है आप भरते हैं, जिसके कारण वो फूलता है। लेकिन एक समय के बाद अगर ज्यादा हवा भर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब वो फट जाएगा सर। ठीक है, बैलून क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ब्लास्ट नहीं, फट जाएगा सर बैलून। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हवा स्थान ग्रहण करता है सर, हवा स्थान ग्रहण करता है। दूसरी बात, आपको ये पता है कि जो हवा होता है वो मेनली ऑक्सीजन गैस से
नाइट्रोजन गैस से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है। तो इनका भी तो अपना द्रव्यमान होता है ना, ऑक्सीजन, हर एक तत्व का, हर एक यौगिक का, हर एक अणु का अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इनका अगर द्रव्यमान है तो इनसे मिलकर बनने वाले हवा का भी द्रव्यमान होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हवा भी क्या है, पदार्थ होता है। अब हम लोग ये जानते हैं, है ना, हम लोग ये जानते हैं कि जो मैटर होती है वो बेसिकली कितने स्टेट में पाया जाता है, कितनी अवस्था में पाया जाता है। तो मैटर जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेट में पाया जाता है। मैटर बेसिकली 3 स्टेट में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है सर लिक्विड स्टेट, और तीसरा होता है सर गैसियस स्टेट। मतलब मैटर का बेसिकली 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। याद रखिएगा, ठोस, द्रव और गैस होती है। हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। लिक्विड और गैस पर हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैटर का कितना स्टेट होता है सर? 3 स्टेट होता है। मैटर का 3 स्टेट, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे पहला प्रॉपर्टीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के आधार पर। दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीज पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनको अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। कोई भी मैटर या पदार्थ होता है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। जितने भी इस दुनिया में मैटर होता है, पदार्थ होता है, या जो कुछ भी चीजें हैं, वो सब छोटे छोटे चीजों से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब होता क्या है कि इन कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनके अंदर जो कण होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्थान होता है। कई ऐसे भी पदार्थ की संरचना होता है जिनके कणों के बीच में बहुत कम स्थान होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्थान, कुछ में बहुत कम स्थान, अब कुछ में क्या होता है, न ज्यादा कम और न ज्यादा अधिक, तो मीडियम भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपको हम कहें कि देखिए एक पदार्थ है जिसके कण ऐसे हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं वो किस तरह से हमने दिखाया सर कि इनके बीच में स्थान बहुत कम है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके बीच में मान लीजिए ऐसे हमने दिखा दिया कि यहाँ पर स्थान तो है थोड़ा ज्यादा है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ दिखाए जिनमें सर कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बहुत दूर दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो बस यही कहते हैं कि अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होगा, और कणों के बीच में स्थान भी होगा। हो सकता है वो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो। तो जो स्थान होता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जो भी मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, उनका अस्तित्व इसलिए बरकरार है कि उनके कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगते रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो कण जो होते हैं एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। जो पार्टिकल्स है मैटर का, वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, बंधे रहते हैं, जिसके कारण किसी मैटर का एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। अगर बंधे ना रहे, भागते रहे हवा जैसा, तो कोई भी पदार्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन के कण भागने लगे तो फिर ये पेन रहेगा कहाँ से? बोर्ड के कण अगर निकल के भागने लगे तो सर हम बोर्ड पे लिख कैसे पाएंगे? अगर आप मोबाइल देख रहे हो और मोबाइल के जो छोटे छोटे कण जिससे मिल करके मोबाइल का जो पूरा बॉडी पार्ट है वो बना है, अगर उनसे आपका स्क्रीन निकल के भागने लगे, आपका जो ना जिस स्क्रीन पर देख रहे हो वो स्क्रीन निकल के भागने लगे, आपका जो पार्टिकल से बना है वो निकल के भागने लगे, तो कैसे आप देख पाओगे? क्या मोबाइल का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। समझ में आ रही है बात? अब ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना, किसी मैटर में, हमने बताया कि सब बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है। तो सर मैटर के किस स्टेट में बहुत कम स्पेस होता है और मैटर के किस स्टेट में बहुत ज्यादा स्पेस होता है? तो मैटर के 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर तो अब हम लोग देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है?
देखिए सॉलिड में जो फोर्स, सॉलिड में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, मिनिमम, जबकि लिक्विड में जो स्पेस होता है वो थोड़ा सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है, सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा अधिक होता है। और गैस में तो बहुत दूर दूर होता है सर, गैस में बहुत दूर दूर होता है। देखिए गैस में कुछ ऐसा होता है, बहुत दूर दूर होता है। तो हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सॉलिड में मिनिमम होता है और गैस में मैक्सिमम होता है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में और गैस के कंपेयर में कम होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि चीजें जितने पास होता है उनमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है, और कई चीजें जो जितना ही दूर होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम लगता है। अगर आप किसी के साथ हैं, नजदीक हैं, पास में हैं, तो वहां पर आपका ख्याल ज्यादा रखा जाता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बॉन्डिंग ज्यादा होता है। लेकिन आप वो दूर चल जाते हैं, है ना, किसी रिलेटिव से आप दूर रहे, बहुत दूर रह रहे हैं, तो वहां पर रिश्ता थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, यानी वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगता है। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में लगेगा, सॉलिड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में। और लिक्विड में क्या होता है, मीडियम होता है। लिक्विड में सर मीडियम होता है। तो हमने बात किया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में मिनिमम, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो सॉलिड में होता है वो मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में बहुत ज्यादा अधिक होता है। मतलब यहाँ पर मिनिमम होगा सर, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉरी कुछ गलत हो गया होगा, है ना, भुला गया होगा, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। सॉलिड में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा और गैस में बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में पास होता है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा सॉलिड में। लिक्विड में मॉडरेट होता है अट्रैक्शन और गैसेस में मिनिमम होता है अट्रैक्शन, बहुत कम होता है। अब एक चीज और हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का, है ना, वॉल्यूम और शेप। वॉल्यूम और शेप, तो जो सॉलिड होता है उसका शेप जो होता है वो डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी जो होता है वो डिफिनिट होता है। हालांकि लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो वॉल्यूम होगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। गैस की वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है, वो चेंज कर सकता है। शेप सिर्फ सॉलिड का डिफिनिट होता है, लिक्विड और गैस का शेप डिफिनिट नहीं होता है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको डिफिनेशन की, है ना, डिफिनेशन की ओर चलते हैं, है ना, इसको डिफिनेशन की ओर चलते हैं। अब समझते हैं बात को, देखेंगे। हमने आपको क्या बताया, मैटर का डिफिनेशन। व्हाट इज मैटर, है ना, पदार्थ क्या है। आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे पेन, वुड, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, एयर, इटीसी, ये सब के सब क्या होता है, मैटर होता है सर। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड क्या होता है। हम लोग सॉलिड देखा कि सॉलिड क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, सॉलिड ही तो पढ़ना है सर, है ना। ठोस क्या है, तो द स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है सर, मैटर का वह स्टेट जिसमें डिफिनिट शेप हो और जिसका डिफिनिट वॉल्यूम होगा उसको कहते हैं सॉलिड। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, कॉपर, कॉमन सॉल्ट, बुक, पेन, सिल्वर, इन सब का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, वो चेंज नहीं करता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। एक तरीका और है इनको डिफाइन करने का, आप ऐसे भी कह सकते हो कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड एक ऐसा स्टेट है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराणविक स्थान न्यूनतम होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं साहब। और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सॉलिड। जिसमें अंतराणविक बल जो होता है वो अधिकतम होता है उसको सॉलिड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए तो देखो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 7250123486। आपको ईमानदारी पूर्वक कॉल नहीं करना है, इस नंबर पे आप, है ना, इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सअप करोगे कि सर सॉलिड स्टेट का नोट चाहिए जो क्लास में आप पढ़ाए हैं, है ना,
जो लेक्चर्स में आपने पढ़ा रखा है उसका हमें नोट्स चाहिए, आप ये मैसेज कर सकते हो और आप हमसे ये जो आप देख रहे हो इसकी नोट्स जैसे मैंने है ना बोर्ड पे बता रखी है, चाहे तो आप लिख भी सकते हो और अगर लिखने की इच्छा नहीं है तो जैसा है वैसा आपको नोट्स मिल भी सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे और वहां पर लिखोगे कि सर लेक्चर में जो आपने पढ़ा रखा था सॉलिड स्टेट उसका हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड पर सर, है ना। हम लोग किस पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड दो टाइप का होता है, सॉलिड दो टाइप का होता है। एक सॉलिड होता है जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है, एमरफस सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमरफस, क्रिस्टलाइन और एमरफस आप याद रखोगे। CA चार्टेड अकाउंट नहीं याद रखना है, CA क्रिस्टलाइन एंड एमरफस, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस याद रखना है। तो सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है, एमरफस होता है। इसको हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ। क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे एमरफस सॉलिड क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो देखो हमने पहले बात किया कि जो मैटर्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हम लोग देखें तो वो कई तरह का हो सकता है पार्टिकल्स जो मैटर में है वो बिल्कुल पार्टिकुलर अरेंजमेंट में हो और हो सकता है कि रैंडम अरेंजमेंट में हो। जैसे मान लो कि डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहा है सर नॉन डिसिप्लिन। अगर क्लास की हम बात करते हैं, समझोगे एक क्लासरूम है ना, स्कूल का एक क्लासरूम है, उसमें अगर टीचर्स हैं तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास से टीचर निकलते हैं तो सारे बच्चे जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सभी रैंडम अरेंजमेंट में हो जाते हैं। जब रैंडम अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग एमरफस नाम देते हैं और जब पार्टिकुलर अरेंजमेंट होगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टलाइन। किसी भी मैटर्स में द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा सर है ना, ऐसा मैटर अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर है ना अरेंजमेंट में, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इस जरा मैटर को देखो, इसमें जो भी पार्टिकल्स है सर छोटे छोटे, ये सर एक सिस्टमैटिक मैनर में है, देखो अरेंज किया गया है, कहीं इधर उधर आपको दिखाई नहीं देगा, सब एक सिस्टमैटिक मैनर में है। जैसे स्कूल में जब प्रेयर होता है, प्रार्थना कराई जाती है, उस समय बच्चे क्या होते हैं, डिसिप्लिन मैनर में होते हैं, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, है ना, कॉलम और रोज वाइज होते हैं, पार्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना खत्म हो जाती है, स्कूल की घंटी बजती है क्लास लगने के लिए, तो सारे बच्चे दौड़ के भागते हैं, उस समय उनका अरेंजमेंट रैंडम होता है। तो जब क्लास है ना, जब घंटी लगती है, जब बेल बजती है प्रार्थना के बाद, तो सारे बच्चे जब क्लास में जा रहे होते हैं उस समय सारे एमरफस जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही है ना प्रार्थना के लिए बेल बजती है, क्या प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना करते समय जो अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। उस समय आप कह सकते हैं कि सभी के सभी जो बच्चे हैं वो क्रिस्टलाइन मैनर में है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में है। या टीचर जब क्लास में होते हैं तो सभी बच्चे शांत बैठे होते हैं, ठीक है, उनका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, तो आप कह सकते हैं कि क्या है वो, सर वो है एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट। आप घर का दीवार देखो ना, उसमें जो ईंट होते हैं वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट में जैसा तैसा नहीं होता है सर, तो वो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हो, क्रिस्टलाइन मैनर में है सर। बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो कि घर बनने के लिए हमने बालू मंगाया, तो जो बालू की ढेर होती है लगाई जाती है ना, ट्रैक्टर वाला आया बालू गिरा दिया, तो बालू जैसे तैसे फेंका जाता है, वो सब क्या है, एमरफस मैनर में होता है, उसका कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है सर। तो हमने कहा कि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वह ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम है जिसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, इसे सत्य ठोस भी कहा जाता है। मतलब सच में ये ठोस होता है, बस दिखावा के लिए नहीं है सर। कई चीजें होता है ना कि देखने में कुछ और है लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो कुछ और होता है।
लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो ये देखने में भी सॉलिड है और एक्चुअल में भी क्या होता है, सॉलिड होता है। आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना इतना सारा, बस इतना इतना याद रखो कि जितने भी एलिमेंट होते हैं और जितने भी कंपाउंड होते हैं सर, एलिमेंट और कंपाउंड, ये सभी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब अलग अलग एलिमेंट का कुछ एग्जाम्पल याद कर सकते हो, कंपाउंड याद कर सकते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, क्वार्ट्ज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो है क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ये क्वार्ट्ज होता है सर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज कहते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आगे हम बताएंगे एमरफस में क्वार्ट्ज ग्लास की बात करेंगे, सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा रहेगा तो क्रिस्टलाइन, और क्वार्ट्ज ग्लास कहेंगे तो एमरफस होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। देखो डायमंड एक एलिमेंट है, कार्बन के ऑलोट्रॉप्स होते हैं 3, एक होता है डायमंड, एक ग्रेफाइट होता है और एक होता है आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं जिसमें से एक डायमंड है। तो ये एलिमेंट है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कार्बन जो अरेंजमेंट होता है डायमंड में, एक जो हीरा होता है डायमंड होता है, उसमें जो कार्बन की अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इसलिए डायमंड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ग्रेफाइट में भी आपका जो कार्बन होते हैं उनका भी जो अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है सर, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट ये सब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब जो एलिमेंट है जैसे कॉपर आपका हो गया, सिल्वर हो गया सर, सल्फर हो गया सर, आयोडीन हो गया सर, नैप्थलीन हो गया सर, है ना, बेंजोइक एसिड हो गया सर, ये सब के सब क्या है, ये सब आपका होता है सर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उम्मीद है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आया होगा। एक बार फिर से अगर आपको नोट्स चाहिए तो सर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इसे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं सर एमरफस सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जस्ट उल्टा क्या होता है, एमरफस। घर में जो लोग होते हैं, जैसे घर में जो बच्चा होता है वो देखो कपड़ा जब वो रखेगा ना तो कपड़ा जैसे तैसे मम्मूर करके रखता है, मतलब किसी पार्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं लिखता है, लेकिन जब भी वही कपड़ा मम्मी जब है ना उसको अच्छे से सरिया करके जब रखती है अलमीरा में, तो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में रखती है। अब देखो कॉपी किताब की हम बात करते हैं, अलमीरा में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अपने बुक्स को कॉपी को अरेंज करके रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बस निकाला बैग से और फेंक दिया जैसे तैसे, तो जैसे तैसे फेंक दिया, तो इसका मतलब है वो क्या है, एमरफस जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में रखें तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एमरफस अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स are not arranged in definite geometrical pattern is called amorphous solid. Definition यार बहुत सिंपल है, the solid in which constituents particles are not arranged in definite geometrical pattern is called amorphous solid. The solid in which constituents particles are not arranged in definite geometrical pattern is called amorphous solid. ऐसा solid जिनके particles किसी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होते हैं उसको एमरफस सॉलिड कहते हैं। वह ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उसे एमरफस ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड देखने में तो सॉलिड होता है लेकिन एक्चुअल में वो सॉलिड जैसा बिहेव नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं, या इसको आभासी या छद्म या फिर झूठा ठोस भी कहा जाता है। आप इसे छद्म या आभासी या झूठा ठोस कहा जाता है। इसमें आपको याद रखना है जितने भी ग्लास होता है ना, ग्लास मटेरियल जितना भी होता है वो सब के सब क्या होता है, एमरफस सॉलिड होता है। ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होता है सर। ग्लास आपका हो गया, जो रबड़ है ना, रबड़ बैंड देख रहे हो या फिर रबड़ टाइप का कुछ भी होता है, वो सब के सब किस में आता है सर, एमरफस सॉलिड में। प्लास्टिक से जुड़ी जितनी भी चीजें होता है ये सब एमरफस सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज ग्लास की हमने बात की थी, क्वार्ट्ज एक अलग चीज है और क्वार्ट्ज ग्लास अलग है। क्वार्ट्ज ग्लास और ग्लास से जुड़ी चीज जो होता है वो एमरफस होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको किसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होते हैं सर। आपको याद रखना है कि ग्लास से जुड़ी कोई भी चीज एमरफस सॉलिड होगा, फाइबर या प्लास्टिक से जुड़ा हुआ चीजें हैं तो वही क्या होगा सर, आपका एमरफस सॉलिड होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अब हम लोग एमरफस सॉलिड पढ़ लिए,
और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि सर एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं और हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस।